सड़कों पर चलती गाड़ियां, चमचमाते शहर, सब कुछ अचानक ठहर गया था जब अरब कंट्रीज ने अक्टूबर 1973 में अरब इजरायली वॉर के कारण क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। आधी दुनिया थम सी गई थी। क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक कई गुना उछाल आ गई थी। पेट्रोलियम, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगे थे। लोगों की जिंदगियां थम गई थी। अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज की इकोनॉमी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई थी। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज तबाह होने की कगार पर थी। इस इंसिडेंट ने दुनिया को एक्चुअल पावर ऑफ ऑयल के बारे में बता दिया था और यही से लोगों ने समझना शुरू कर दिया था। जिस क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, हकीकत में उसका इंपॉर्टेंस रियल गोल्ड से कम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिरकार क्रूड ऑयल सबसे पहले कहां और कैसे खोजा गया? कैसे लोगों की जिंदगी चलती थी जब सैकड़ों साल पहले ऑयल नहीं था? और कौन है जो ऑयल की कीमतों को कंट्रोल करता है? ऑयल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लाखों वर्षों में ऑर्गेनिक मैटर के हाइड्रोकार्बन्स में ट्रांसफॉर्म होने के कारण क्रूड ऑयल बनता है। आमतौर पर डिपॉजिट के रूप में दबा हुआ क्रूड ऑयल कभी कभी अर्थ की सरफेस पर दिखाई देता है। यही कारण है कि एंशिएंट टाइम्स से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऑयल का नॉलेज था। हजारों साल पहले इजिप्ट के एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग क्रूड ऑयल का यूज मेडिसिन के तौर पर करते थे, क्योंकि उनका मानना था ऑयल को किसी चोट पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाते थे। 347 सीई में चाइना में क्रूड ऑयल के कुएं खोदे गए थे। इन कुओं की गहराई लगभग 240 मीटर तक थी और इन्हें बांस के खंभों से जुड़ी पोल्स को यूज करके ड्रिल किया गया था। लेकिन उस समय किसी को भी नहीं मालूम था आगे चलकर यही क्रूड ऑयल ब्लैक गोल्ड के नाम से मशहूर हो जाएगा। इन कुओं से निकलने वाला गाढ़ा लिक्विड आसानी के साथ जलाया जा सकता था, इसलिए इसका यूज नमक बनाने में किया जाने लगा। कुएं से बैम्बू की पाइपलाइन बिछाकर ये ऑयल नमक के खेतों में पहुंचाया जाता था, जहां ऑयल से आग जलाई जाती थी और नमक इवेपोरेट होकर बाहर निकलता था। जब यही क्रूड ऑयल 7th सेंचुरी में जापान में मिला तो वहां के लोगों ने इसे जलने वाला पानी कहना स्टार्ट कर दिया। 9th सेंचुरी में अजरबैजान के आसपास कई जगहों से क्रूड ऑयल पानी की तरह बहा करता था। 12th सेंचुरी में जब इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो दुनिया घूम रहा था, उसे कैस्पियन सागर के किनारे बाकू नाम की जगह पर चारों तरफ ऐसा ही क्रूड ऑयल दिखा था। लेकिन इसके बावजूद 15th सेंचुरी तक इस ऑयल का किसी बड़े पैमाने पर यूज नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उस समय लोग इतना भी नहीं सीख पाए थे कि इस ऑयल का यूज करके रात में रोशनी की जा सकती थी। लोग रात में घरों से नहीं निकलते थे और अगर किसी स्पेशल कंडीशन में किसी को बाहर निकलना होता था तो उजाले के लिए अलग अलग देशों में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज की जाती थी। उस समय लोग इस विशेष प्रकार की फिश एंड बर्ड्स को शिकार करके कई दिनों पहले ही घर में लाकर रख लेते थे और उन्हें सुखाकर जलाया जाता था, जिससे उजाला निकलता था। अमेरिका के सामन नाम की फिश और स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड में पेट्रिल्स नाम की चिड़िया को कैंडल्स के रूप में उजाले के लिए जलाया जाता था। और फिर साल 1700 आते आते ऑयल निकालने के लिए वेल फिश का यूज किया जाने लगा। बड़ी संख्या में समुद्र से वेल मछलियां पकड़ी जाने लगी और छोटे छोटे कारखाने बनाकर इनसे ऑयल निकाला जाने लगा। इस ऑयल से रोशनी जलाई जाने लगी और इसका यूज परफ्यूम और ल्यूब्रिकेंट बनाने के तौर पर भी किया जाने लगा। इस वेल फिश से प्रोड्यूस होने वाले ऑयल पर अमेरिका की मोनोपोली थी, क्योंकि अमेरिका ने ज्यादातर अपने शिप्स वेल की तलाश में समुद्र में छोड़ रखे थे। उस समय वेल ऑयल इंडस्ट्री अमेरिका की 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गई थी। 1846 में कनाडा के जियो साइंटिस्ट अब्राहम गेजनर ने उजाला करने के लिए एक नए ऑयल को खोज निकाला। अब्राहम गेजनर ने ऑयल शेल, कोल और बिट्यूमेन को रिफाइन करके ऐसा ऑयल बना लिया था जिससे आसानी के साथ आग जलाई जा सकती थी। इसका नाम केरोसिन ऑयल रखा गया था। केरोसिन ऑयल की रिसर्च से दुनिया के अंदर नया रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा था। इस ऑयल को बनाने में कम रिसोर्सेज लगते थे, इसलिए वेल ऑयल के कंपैरिजन में इसकी कीमत भी 15 गुना कम थी, जिसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे बड़े पैमाने पर केरोसिन ऑयल बनाया जाने लगा। कई कंपनीज इस ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग में आने लगी। इस केरोसिन ऑयल की मदद से रात में भी लोग सड़कों पर घूमने लगे थे, क्योंकि अब सड़कों पर लैंप लगने लगे थे। केरोसिन ऑयल के बाद भी इससे बेहतर ऑयल की तलाश जारी रहती है और साल 1858 में पहली बार अमेरिका के वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में लोगों को सॉल्ट वॉल से लगातार काला तेल निकलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि शुरुआत में इस ऑयल के अनप्लेजेंट गंध के कारण लोग इस पर काफी ध्यान नहीं देते हैं, पर पदार्थ को उन्होंने एज पेट्रोलियम आइडेंटिफाई किया था।
इन्हीं दिनों जेम्स टाउनसेंड नाम का एक आदमी, जो कि एक बैंक का प्रेसिडेंट था, उसने इस पेट्रोलियम से पैसे बनाने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने येल यूनिवर्सिटी के जूनियर प्रोफेसर बेंजामिन सेलीमैन, जो कि एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट थे, उनसे सॉल्ट वेल से निकलने वाले पेट्रोलियम की जांच और एनालिसिस करने को कहा। इस जांच के बाद काफी फेवरेबल रिपोर्ट सामने आए, जिसमें कहा गया कि अगर इस पेट्रोलियम सब्सटेंस को डिस्टिल कर लिया जाए तो इससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। टाउनसेंड को इस बात का अंदाजा था, इसीलिए टाउनसेंड ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी को ऑलरेडी फॉर्म कर रखा था, लेकिन इसके स्टॉक्स ज्यादा बिके नहीं थे। शायद अब तक लोगों को पेट्रोलियम, केरोसिन और पेट्रोल की कीमत और यूसेज का अंदाजा नहीं था। इसके बाद टाउनसेंड एडविन ड्रेक से मिलता है, जो कि एक रेल रोड में काम करने वाला एम्प्लॉय होता है। ड्रेक भी उन दिनों ऑयल क्वेस्ट में लगा होता है। टाउनसेंड ड्रेक से पेंसिल्वेनिया के ऑयल रीजन्स का दौरा करने की रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बाद ड्रेक उन्हें कहता है कि क्रूड ऑयल से काफी फॉर्च्यून बनाया जा सकता है। इस न्यूज से एनकरेज होकर टाउनसेंड अपने पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी के सारे स्टॉक्स ड्रेक को बेच देते हैं और ड्रेक को पेट्रोलियम वेल्स खोदने का काम देकर उसे एनुअली $1000 देने का वादा करते हैं। इसके बाद ड्रेक सेनेका ऑयल कंपनी नाम से एक कंपनी को बनाते हैं। इस कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी ड्रेक ही होता है। मई 1858 में ड्रेक पेंसिल्वेनिया के टिटर्सविल में चला आता है और यहाँ ड्रिलिंग करने का प्लान बनाता है। हालांकि ये काम आसान नहीं होता। जल्दी ही लोग ड्रेक को क्रेजी ड्रेक के नाम से पुकारने लगते हैं। ड्रेक इन बातों से दूर एक एक्सपर्ट ड्रिलर की तलाश में रहता है और यही उसकी मुलाकात एक ब्लैकस्मिथ से होती है, जिसका नाम विलियम स्मिथ होता है। उन दिनों विलियम पर डे $2.5 पेमेंट पर ड्रेक के लिए काम शुरू करता है। उसके साथ ही उसका एक 15 साल का बेटा भी इस जद्दोजहद में जुड़ जाता है। खुदाई के दौरान स्मिथ जब क्रीक में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तब बार बार वाटर स्ट्रीम्स उस जगह पर आ जाती है, जिससे कि खुदाई में परेशानी बढ़ने लगती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पहले तो इस पानी को पंप आउट करने की कोशिश की, लेकिन फिर लगा ये करना काफी मुश्किल है। इसके बाद स्मिथ और ड्रेक ने मिलकर कास्ट आयरन पाइप की मदद से सीधे बेडरॉक के अंदर ड्रिलिंग शुरू कर दी, जिससे कि पानी की स्ट्रीम ऊपर ही रह गई। इसके बाद इन्होंने स्टीम इंजन की सहायता से ड्रिलिंग की, लेकिन तभी भी कुछ ज्यादा सक्सेस हाथ नहीं लगी। आखिरकार सैटरडे 27 अगस्त 1859 को वो दिन आ ही गया जब स्मिथ ने 69 फीट की गहराई तक खुदाई करके क्रूड ऑयल को हासिल कर लिया। मंडे को जब ड्रेक इस वेल साइट पर पहुंचा, तब उसने देखा कि स्मिथ और उसके टीम ने कई सारे जार्स, बैरल्स और टब्स को क्रूड ऑयल से भर रखा है। कई बार फेल होने के बाद आखिरकार टिटर्सविल से 11 किलोमीटर दूर एक रूरल एरिया में पहली बार क्रूड ऑयल निकला। देखते ही देखते ये बात पूरे एरिया में फैल गई। टाइटसविल के एरिया में जगह जगह ड्रिलिंग होने लगी और भारी मात्रा में ऑयल निकाला जाने लगा। कुछ ही दिनों में ये पूरा शहर ऑयल सिटी के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआत में यहाँ 4500 बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन 4 साल के अंदर ही 1862 तक यहाँ 30 लाख बैरल ऑयल निकाला जाने लगा। पेंसिल्वेनिया में ऑयल प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही पूरे अमेरिका में ऑयल रेवोल्यूशन आ गया। अकेले पेंसिल्वेनिया में जगह जगह ऑयल वेल्स खोदे जाने लगे। धीरे धीरे कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा और टेक्सास में भी कच्चे तेल के कुएं खोदे जाने लगे। इन तीनों स्टेट से ही अमेरिका में लगभग 26 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल निकाला जाने लगा। 1900 आते आते ये प्रोडक्शन एनुअली लगभग 64 मिलियन बैरल्स हो गया था। इसके साथ ही यहाँ मोर देन 200 ऑयल बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टोव फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स और केरोसिन की भी प्रोडक्शन और मार्केटिंग शुरू हो गई। देखते ही देखते अमेरिका दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। अमेरिका के अंदर तेजी के साथ ऑयल का बढ़ता बिजनेस देखकर दुनिया भर के सभी देशों में ऑयल की खोज शुरू हो गई थी। हर कंट्री चाहती थी कि काश उसके यहाँ भी ऑयल निकल आए। कुछ देशों में सरकारें ऑयल की रिसर्च में पैसे खर्च कर रही थी, तो कुछ जगहों पर यूरोप की कंपनीज ऑयल की तलाश में लगी हुई थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत होते ही ऑयल की ये तलाश मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन के जियोलॉजिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स ने लगातार 10 सालों तक पर्शिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऑयल की पॉसिबिलिटीज तलाश की थी और आखिरकार 1908 में पर्शिया यानी आज के ईरान के अंदर भी क्रूड ऑयल मिल गया था। क्रूड ऑयल मिलने के कारण इस पूरे एरिया में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसका मोनोपोली हो गया।
ये कंपनी ऑयल को रिफाइन करके दुनिया के और देशों में सप्लाई करती थी। आगे चलकर इस कंपनी के ज्यादातर शेयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे, इसलिए ईरान से निकलने वाले क्रूड ऑयल का सारा प्रॉफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाने लगा। ब्रिटिश कंपनी की इस हरकत से ईरान ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ी हो गई एंड दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए आखिरकार एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी और ईरान के बीच 1933 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कहा गया ब्रिटिशर्स ईरान को एक निश्चित पैसा देंगे और बदले में 60 सालों तक ईरान उसके बिजनेस में दखल नहीं देगा। और इस तरह से ईरान के आसपास क्रूड ऑयल पर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। लेकिन ब्रिटिशर्स की ये मनमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। जल्द ही ईरान को लगने लगा उनके देश के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ब्रिटिशर्स सारा फायदा लूट रहे हैं। तो 1951 में ईरान ने ऑयल की सभी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर दिया और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के सारे रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले लिया। ईरान में क्रूड ऑयल मिलने से मिडिल ईस्ट के और भी एरियाज में ऑयल वेल्स की तलाश होने लगी थी और इसी तलाश में 1938 में एक अमेरिकन कंपनी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जिसे इन शॉर्ट अरामको कहा जाता है, सऊदी अरेबिया पहुंच गई। सऊदी अरेबिया जहां चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई देता था, उस समय इस देश को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता था। सूखे डेजर्ट पर फसल के नाम पर केवल खजूर पैदा होते थे। ज्यादातर लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेशन करना पड़ता था। देश के अंदर थोड़ी बहुत इनकम मक्का मदीना में आने वाले इस्लामिक टूरिस्ट से हो जाती थी, लेकिन इससे एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सके इतना वेल्थ इनके पास नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स ने सऊदी अरेबिया में ऑयल पाए जाने की पॉसिबिलिटीज बताई थी। कई साल अलग अलग जगह पर ऑयल ढूंढा गया, लेकिन सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। लेकिन 1938 में एक अमेरिकन कंपनी अरामको ने सऊदी अरेबिया के दमन नाम की एक जगह पर पहली बार ऑयल खोज निकाला था। हैरानी की बात तो ये थी कि जहां भी कंपनी ड्रिलिंग शुरू करती, पूरे इलाके में ऑयल ही ऑयल निकलता गया। पूरे इलाके में कुओं की ड्रिलिंग शुरू हो गई। ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह रिफाइनरी के लिए ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट लाइंस बिछाई गई। 1944 में इन पूरे एरियाज में ऑयल निकालने की जिम्मेदारी अरामको को दे दी गई और फिर इससे सऊदी अरेबिया का पूरा नजारा ही बदल गया। भूख और गरीबी से कंगाल सऊदी अरेबिया देखते ही देखते अमीर बन गया। सऊदी अरेबिया की जल्द ही ऐसी तरक्की हुई कि ये देश दुनिया के अमीर देशों की सूची में पहुंच गया। महंगी महंगी गाड़ियां यहाँ रहने वाले लोगों का शौक बनती गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक सऊदी अरेबिया में 90 बिलियन बैरल ऑयल निकाला गया और ऐसा गैस भी लगाया गया कि अभी भी सऊदी अरेबिया में 2014 के रिपोर्ट्स के अनुसार प्रूव्ड रिजर्व में 267 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल मौजूद है। इसी तरह से 19वीं सेंचुरी के आखिरी तक रशिया जैसे कई देशों ने भी क्रूड ऑयल खोज निकाला था। दुनिया के जिन देशों में क्रूड ऑयल की खोज हुई, वहां ऑयल उन कंट्रीज की इकोनॉमी का एक बेस बनता गया। हर कंट्री चाहती थी कि वह ज्यादा से ज्यादा ऑयल निकाले और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे, जिससे कि उसकी जीडीपी बढ़ती चली जाए। एक समय ऑयल की सप्लाई ज्यादा थी और उसकी डिमांड कम, इसलिए ज्यादा एक्सपोर्ट करने के चक्कर में एक देश दूसरे देश के कंपैरिजन में कम डॉलर में भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने को तैयार थे। अब इस ज्यादा एक्सपोर्ट के चलते उन देशों में कंपटीशन बढ़ने लगा जहां ऑयल काफी मात्रा में मौजूद था। इस बढ़ते कंपटीशन के कारण इन सभी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री को लॉस होने लगा। तो सितंबर 1960 के बगदाद कॉन्फ्रेंस में 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज रखा गया। शुरुआत में इसमें वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक और ईरान जैसे ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज शामिल थे। बाद में इसमें 8 देश और जुड़े और ओपेक मेंबर्स की संख्या बढ़कर 13 हो गई। ओपेक के मेंबर्स कंट्रीज के अंदर ऑयल कितना प्रोडक्शन करना है और इसे किस प्राइस पर एक्सपोर्ट करना है, यही ऑर्गेनाइजेशन तय करता है। हालांकि रशिया और अमेरिका ने खुद को ओपेक से अलग ही रखा और इन्होंने कहा कि हम अपने ऑयल का प्राइस खुद ही डिसाइड करेंगे। हालांकि बाद में दिसंबर 2016 में ओपेक ने 10 नॉन ओपेक देशों के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया था, जिसमें रशिया और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल थे और इस तरह से ओपेक को ओपेक प्लस कहा जाने लगा था। जैसे जैसे दुनिया के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, इसके यूज के लिए मशीनरीज और गाड़ियां भी काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी कार्स इंपोर्ट की जा रही थी।
लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अक्टूबर 1973 में एनर्जी क्राइसिस आ गया। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि इंडिया की सड़कों पर ब्यूइक्स और इम्पालास जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकन गाड़ियां बंद हो गई और उनकी जगह गिनी चुनी फिएट और स्टैंडर्ड हेराल्ड जैसी गाड़ियां दिखने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में 2 बड़े बड़े ऑयल क्राइसिस हुए हैं। पहला ऑयल क्राइसिस 1973 में हुआ जब ओपेक के अरब कंट्रीज ने अमेरिका, जापान और वेस्टर्न यूरोप को ऑयल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। उन दिनों ये देश दुनिया के टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा कंज्यूम करते थे। हालांकि ये फैसला इन्होंने रातों रात नहीं लिया, बल्कि उन दिनों यौम किपुर वॉर चल रहा था जिसमें सीरिया और इजिप्ट इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। अरब कंट्रीज हमेशा से ही इजराइल के अगेंस्ट रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका एंड जापान इस युद्ध में इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे और इसी बात की नाराजगी दिखाते हुए ओपेक ने इन देशों पर ऑयल एक्सपोर्ट एम्बार्गो लगा दिया था। शुरू में बहुत हद तक ये बैन कनाडा, जापान, नीदरलैंड्स, यूके, यूएस तक ही लिमिटेड था क्योंकि यही कंट्रीज खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसे एक्सटेंड कर दिया गया। बाद में पोर्चुगल और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज को भी इसमें शामिल कर लिया गया और वहां ऑयल सप्लाई रोक दी गई, जिसके कारण अमेरिका जैसे सुपर पावर के अंदर भी रिसेशन आ गया था। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट 3 हफ्ते के करीब ही चला, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरी दुनिया पर जो इम्पैक्ट था वो अनएक्सपेक्टेड था। ग्लोबली इस ऑयल क्राइसिस का इतना गहरा इम्पैक्ट हुआ कि 4 महीने के अंदर अंदर यानी कि मार्च 1974 में जब ये बैन खत्म हुआ तो ऑयल की कीमतें $3 पर बैरल से बढ़कर लगभग 12 पर बैरल तक बढ़ चुकी थी। इसी दौरान 1974 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 30 ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट तैयार की थी जो कि इस ऑयल क्राइसिस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे। अनफॉर्चुनेटली भारत इस लिस्ट में टॉप पर था। सिचुएशन इसके बाद सुधरती कि इसके कुछ साल बाद ही 1979 में एक और बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ, जिसका मेजर रीजन ईरान में हो रहे इरानियन रेवोल्यूशन था। ईरान में सोशल अनरेस्ट बुरी तरह फैल चुका था और इसी वजह से ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री बुरी तरह से लॉस में चली गई थी। इस वजह से ईरान में ऑयल प्रोडक्शन काफी धीमा हो गया। ऑयल के कम प्रोडक्शन होने की वजह से सप्लाई चेन में डिमांड काफी बढ़ गई और इसी वजह से ऑयल की कीमतों में बड़े लेवल पर इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद ही हुए ईरान इराक वॉर शुरू हो जाने के कारण स्थिति और खराब हो गई। 1981 में तेल की कीमत $32 प्रति बैरल पर चली गई थी। साल 2020 में क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक नेगेटिव हो गए और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। जो ऑयल अप्रैल 2020 में $18 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था, वही ऑयल मई 2020 तक -$37 पर बैरल पहुंच गया था। अचानक क्रूड ऑयल के प्राइस में आई ये गिरावट का मेन रीजन था कोविड पैंडेमिक। पूरी दुनिया में ज्यादातर इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, गाड़ियां घरों में कैद हो गई थी। ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों ने ऑयल इंपोर्ट करवाना कम कर दिया था। ऑयल की सप्लाई बंद होने से क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के व्यापार ठप होने लगे और उनकी इकोनॉमी दिन पर दिन गिरने लगी। इसलिए ओपेक कंट्री के बीच एक मीटिंग हुई जहां तय किया गया कि ओपेक ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देगा, जिससे कि कीमतों में स्टेबिलिटी बनी रहे। इस मीटिंग के बाद ओपेक ने अपने अलायंस यानी ओपेक प्लस कंट्रीज को ऑयल प्रोडक्शन को कम करने को कहा, लेकिन रशिया ने ओपेक की बात नहीं मानी और अपना ऑयल प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। मार्केट में जहां सप्लाई पहले से ज्यादा थी, रशिया के अंधाधुन ऑयल प्रोडक्शन से क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक गिर गई और ऑयल इंडस्ट्री का मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था। इसी के साथ रशिया और ओपेक की अलायंस भी खत्म हो गई। ये बात सच है, अगर दुनिया में ऑयल ना होता तो शायद दुनिया इतनी सुंदर ना होती, ना ही इतनी तेजी के साथ इंडस्ट्री डेवलप हो पाती और ना ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस ऑयल का डार्क साइड भी है। ऑयल और गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज से होने वाला खतरनाक पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। जिन देशों में ऑयल निकलता है वहां पाइपलाइन के लीक होने से ऑयल पानी में मिल जाता है, जिससे पीने वाला पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। इससे पानी के अंदर रहने वाली पूरी प्रजातियां खत्म होती जा रही है। ऑयल की खोज में बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे वाइल्ड एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं और वही ऑयल और गैस की रिफाइनिंग से निकलने वाले स्पिल से सीधे मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा है। और यही कारण है आज दुनिया के ज्यादातर देश अपना रुख रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मोड़ रहे हैं। मार्केट में तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। नॉर्वे जैसे देश जो ऑयल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर रहे हैं।